हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में प्लेटो के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट किए हैं। अब हमारा इसी फर्स्ट यूनिट का दूसरा थिंकर है अरस्तु। फ्रेंड्स, अरस्तु राजनीति शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित 158 संविधानों का अध्ययन कर राजनीति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा तुलनात्मक शासन व राजनीति की नींव रखी। अरस्तु का मानना है कि संविधान जीवन का एक तरीका है, यह नागरिकों की व्यवस्था है, यह राज्य का आधार है तथा उसके पदों का निर्धारण कर उन्हें सत्ता का वितरण करता है। संविधान की संप्रभुता को निश्चित करता है, उसका निर्माण और अंत राज्य का निर्माण और अंत कहलाता है। फ्रेंड्स, अरस्तु का मानना है कि संविधान राज्य के विभिन्न मतों का एक संगठन है जिसमें उन पदों के वितरण की विधि निर्धारित की जाती है, संप्रभुता निश्चित होती है और उसमें राज्य और उसके सदस्यों के उद्देश्यों को निर्मित किया जाता है। फ्रेंड्स, अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की थी। उन सब में प्रमुख ग्रंथ है वह पोर्टिकल है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोर्टिकल में राज्यों के वर्गीकरण और संविधान के वर्गीकरण का उल्लेख किया है। अरस्तु ने संविधान और राज्य के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कुछ संविधान की व्याख्या है वो अपने पुस्तक है वो पोर्टिकल में रखी है। अरस्तु का मानना है कि संविधान ही राज्य का सहारा है और वही राज्य का अस्तित्व का आधार है। आगे कुछ टॉपिक मैंने अरस्तु के राजनीतिक वैज्ञानिक होने के तथ्य के रूप में दिए हैं। पहला है राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना। फ्रेंड्स, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थान प्रदान किया है। दूसरा है राज्य की पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। अरस्तु प्रथम राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने क्रमबद्ध रूप से राज्य का पूर्ण सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया है। उन्होंने राजनीतिक दर्शन में राज्य के जन्म, विकास, स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता, दासता व क्रांति संबंधित अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है। तीसरा टॉप पॉइंट है वैज्ञानिक पद्धति का जन्मदाता। फ्रेंड, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया है। उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन कर एक नई पद्धति जिसे हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं उनका निर्माण किया। चौथा पॉइंट है स्वतंत्रता और राजसत्ता के बीच में उचित संबंध। फ्रेंड्स, अरस्तु ने अपने राजनीतिक दर्शन में स्वतंत्रता और राजसत्ता के बीच में उचित संबंध स्थापित किया है। अरस्तु के अनुसार कानून के पालन में ही स्वतंत्रता निहित है। आगे पांचवा पॉइंट है मध्यम मार्ग का अनुसरण। फ्रेंड्स, अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो का अतिवादी दृष्टिकोण न अपनाकर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर मध्य मार्ग का अनुसरण किया है। छठा पॉइंट है लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन। अरस्तु को लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। वे कहते हैं कि राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है और शुभ और सुखी जीवन के लिए वह जीवित है। सातवां टॉपिक है कानून की संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन। अरस्तु ने कानून की संप्रभुता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया है। आठवां टॉपिक है सरकार के अंगों का वर्गीकरण। अरस्तु ने अपने राजनीतिक दर्शन में सरकार के अनेक अंगों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है जिसमें नीति निर्धारण, प्रशासनिक व न्यायिक निरूपण है वो प्रमुख हैं। नौवां टॉपिक है नागरिकता की व्याख्या। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में नागरिकता शब्द की व्याख्या की है। आधुनिक राजनीति में अरस्तु की व्याख्या थोड़े हेरफेर के साथ अब तक भी प्रचलित मानी जाती है। 10वां पॉइंट है संविधान का विस्तृत अध्ययन। फ्रेंड्स, संविधान की विस्तृत व्याख्या अरस्तु की सबसे बड़ी देन है। 11वां टॉपिक है मिश्रित शासन प्रणाली का समर्थन। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित मिश्रित शासन प्रणाली
आज एक आदर्श रूप में अनुसरणीय है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था इसका प्रमुख उदाहरण है। 12वां टॉपिक है आधुनिक व्यक्तिवाद का जनक। फ्रेंड्स, अरस्तु राज्य के अव्यय रूप को विश्वास रखता है। वह राज्य को एक प्राकृतिक संस्था नहीं बल्कि मानव से भी पूर्व की संस्था मानता है। आगे हमारा टॉपिक है संविधान की परिभाषा व विशेषता। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों के निर्धारण से, विशेषकर ऐसे पद जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो। आगे है अरस्तु के अनुसार संविधान की विशेषताएं। पहली विशेषता है राज्य का स्वरूप निश्चित करता है। अरस्तु के अनुसार संविधान है वह राज्य का स्वरूप को निश्चित करता है। दूसरा टॉपिक है राज्य की विभिन्न पदों में सत्ता का वितरण व उसकी सीमाओं का निर्धारण। अरस्तु के अनुसार संविधान है राज्य के विभिन्न पदों व उनके स्वरूप का निर्धारण करता है, साथ ही उनकी सीमाओं का निर्धारण भी करता है। तीसरा पॉइंट है लोगों के लक्ष्यों का निर्धारण। संविधान द्वारा राज्य तथा लोगों के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। यदि लक्ष्य सामान्य हित होते हैं तो संविधान का स्वरूप सही है, किंतु अगर लक्ष्य वर्ग हित से संबंधित हैं तो यह स्वरूप संविधान का विपक्ष रूप हो जाता है। चौथा पॉइंट है सर्वोच्च सत्ता किसके पास होगी। संविधान यह निर्धारित करता है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता है वो किसके पास होगी, कुलीन तंत्र के पास होगी या फिर प्रजातंत्र के पास। पांचवा पॉइंट है संविधान राज्य और शासन समानार्थी शब्द। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का सार है, वही राज्य का अस्तित्व का आधार है, उसके अंत से राज्य का अंत होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान, राज्य और शासन तीनों समानार्थी शब्द हैं। आगे टॉपिक है संविधान का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, अरस्तु ने संविधान के 3 पक्ष और 3 विपक्ष में वर्णन किया है। अरस्तु के अनुसार 3 संविधान के वर्गीकरण के पक्ष में तथा 3 है वो संविधान के वर्गीकरण के विपक्ष में है वर्णित हैं। पहला है राजतंत्र। राजतंत्र का अभिप्राय है जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है जो सामान्य हित में शासन करता है। निरंकुश तंत्र से अभिप्राय है यह राजतंत्र का ही विकृत रूप है जिसमें कपटपूर्ण व स्वार्थपूर्ण व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है। तीसरा है कुलीन तंत्र। इसमें सत्ता कुछ धनी वर्गों के हाथ में होती है। इसके मार्गदर्शन के सिद्धांत में सद्गुण तथा धन का मिश्रण होता है। चौथा पॉइंट है अलप तंत्र। अलप तंत्र यह धन व लोलुप्त कुछ व्यक्तियों का शासन है जो धन की लालच में शासन करते हैं। पांचवा है संवैधानिक शासन। इसमें सत्ता अनेक व्यक्तियों के हाथ में होती है। यह शासन सर्व लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। इसमें सद्गुण मध्य मार्ग है और मध्य वर्ग के हाथों में ही सत्ता की बागडोर होती है। लास्ट है छठा है प्रजातंत्र। इसमें बहुमत का शासन होता है। अनेक स्वार्थी लोगों के हाथ में या निर्धन लोगों के हाथ में है वो सत्ता होती है जो अपने स्वार्थ व हितों की पूर्ति के लिए शासन करते हैं। फ्रेंड्स, अरस्तु का सिद्धांत उस समय की परिस्थितियों में बहुत परफेक्ट था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इस सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं होती हैं। पहली आलोचना है मौलिकता का अभाव। अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण करते समय मौलिकता का विशेष अभाव रखा है। दूसरा है राज्य व सरकार में भेद नहीं। फ्रेंड्स, अरस्तु राज्य व सरकार को एक ही रूप प्रदान करता है जबकि राज्य व सरकार एक रूप नहीं होते। तीसरा है वर्गीकरण का ठोस आधार नहीं। फ्रेंड्स, अरस्तु ने के वर्गीकरण का सबसे बड़ा दोष यही है कि उन्होंने अपने सिद्धांत के वर्गीकरण के लिए कोई विशेष आधार नहीं रखा, जैसे स्वतंत्रता, समानता, धन आदि। चौथा है आधुनिक काल के लिए उपयुक्त। वर्तमान परिस्थितियों में और बहुराष्ट्रीय व विशाल राज्यों में अरस्तु का जो राज्य सिद्धांत या संविधान वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वह उपयुक्त नहीं है। पांचवा है अवैज्ञानिक व संख्यावाचक वर्गीकरण। अरस्तु ने के वर्गीकरण में वैज्ञानिक आधार नहीं है तथा संख्या विषयक भौतिक आधार पर आधारित यह वर्गीकरण उन्होंने
किया है। छठा है प्रजातंत्र का विरोध। अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया है। वह प्रजातंत्र को भीड़ का तंत्र मानता है। इसे अधिक अनियंत्रित और अव्यवस्थित शासन समझता है, जो वर्तमान परिस्थितियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सरकार का चक्रीय सिद्धांत त्रुटिपूर्ण। अरस्तु ने राज्य के वर्गीकरण के साथ साथ सरकार के चक्रीय सिद्धांत और शासन व्यवस्था का परिवर्तन सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है, लेकिन यह सिद्धांत अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है। शासन व्यवस्था में वैसे ही नियमित व अव्यवस्थित परिवर्तन नहीं होते हैं जैसे अरस्तु ने अपने सिद्धांत में बताए हैं। आज का वीडियो फ्रेंड्स हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।